हरियाणा का एक शांत शहर, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन एक दिन पूरा शहर हिल गया जब बैंक में भयंकर डकैती हुई और सीधा बैंक की तिजोरी से चोर 100 करोड़ उड़ा के ले गए। ये चोरी कोई बहुत बड़ी गैंग ने नहीं की थी, ये तो गांव के लोकल लोग थे। हैरानगी की बात यह थी कि उनके हाथ में ना तो कोई हथियार, कोई बंदूक, चाकू, कुछ भी नहीं था, बल्कि वो तो 100 फुट की घुमावदार सुरंग बनाकर बैंक की तिजोरी में पड़ा सोना और पैसा लूट कर ले गए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करेंगे ऐसी घटना की जो भारत के इतिहास में गहरा प्रभाव छोड़ गई। 2014 में पीएनबी में हुई 100 करोड़ की डकैती की सच्ची कहानी की, और इसे कैसे प्लान किया गया और क्या हुआ था उस दिन और इसका असर क्या पड़ा उस शहर पर, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक शहर है गोहाना। चार दोस्त सुरेंद्र, बलराज, सतीश और राजेश एक चाय की दुकान पर बैठे थे। चारों काफी गहरे दोस्त थे और चार दोस्त पैसे की तंगी से बड़े परेशान थे। तभी उनमें से एक दोस्त परेशान होकर बोला कि रोज रोज की ये छोटी मोटी काम करके थक चुका हूँ, ना तो घर चल पा रहा है और ना ही कर्ज उतर रहे हैं। कभी कभी तो मन करता है कि कोई बैंक जाकर लूट लूं। लेकिन राजेश इस बात को काफी सीरियस ले रहा था और वो तीनों दोस्तों को कहता है क्यों ना सच में बैंक लूट लिया जाए। अब ये तीनों दोस्त उसकी तरफ देख रहे होते हैं और वो तीनों दोस्त उसे कहते हैं क्या ये सच में हो सकता है। राजेश पेशे से तो प्रॉपर्टी डीलर था, सुरेंद्र पैथोलॉजी लैब चलाता था, जबकि सतीश और बलराज खेती करते थे। अब ये चारों दोस्त जल्द से जल्द पैसा कमाकर अमीर बनना चाहते थे और राजेश के पास आइडिया तो आ ही चुका था, बस उसे अंजाम देना बाकी था। अब जाहिर सी बात थी किसी न किसी बैंक को तो निशाना बनना ही था। इन चारों दोस्तों ने ये तय कर लिया कि बैंक को तो लूटेंगे और ये चारों बैंक का सारा पैसा लूटकर कहीं फरार हो जाना चाहते थे ताकि रोज रोज की मेहनत से बचा जा सके। अब दोस्तों की रजामंदी के बाद उसने उस आइडिया पर काम करना शुरू किया। राजेश के निशाने पर था सोनीपत के गोहाने का पंजाब नेशनल बैंक, जो इनके घर से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। बैंक एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में था। सरकारी बैंक होने की वजह से वहां बड़ी संख्या में ग्राहकों के खाते और लॉकर थे। राजेश ने इस बैंक को लेकर पूरी तैयारी कर ली थी। बैंक में कितना कैश होना चाहिए, बैंक में कितने लॉकर हैं और लॉकर के अंदर कितना सामान हो सकता है, इस सब की रेकी राजेश ने बड़ी ईमानदारी से की। अब सरकारी बैंक से लूट का आइडिया था तो बड़ा खतरनाक, लेकिन ये चारों तो अपनी जिंदगी का मकसद बना चुके थे कि किसी भी तरीके से पंजाब नेशनल बैंक के लॉकरों तक पहुंचना है। अब इसके लिए राजेश ने प्लान बनाया। पहले ये चारों छत के रास्ते से लॉकर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जिस बिल्डिंग में ये बैंक था उसी की पहली मंजिल पर LIC का ऑफिस भी था। अब ना तो LIC ऑफिस और उस बैंक में रात को कोई भी गार्ड नहीं होता था, जिसकी जानकारी राजेश ने पहले ही जुटा ली थी। अब छत के रास्ते से जाने की योजना को अंजाम देने में बहुत रिस्क था, क्योंकि ये ऑफिस चारों तरफ से खुला था और ये मेन रोड के ऊपर भी था। इसलिए राजेश को इस प्लान को चेंज करना पड़ा और अब बारी थी दूसरे प्लान की। बैंक के ठीक सामने एक वीरान घर था, जो कि बैंक से लगभग 100 फुट की दूरी पे था और वो काफी दिनों से बंद पड़ा था और उधर कोई भी आया जाया नहीं करता था। बस राजेश ने तभी तय कर लिया कि इस वारदात को इसी घर से अंजाम दिया जाएगा। अब ये वो घर था जहां आधी रात को ये चारों दोस्त रोज मिला करते। खिड़की तोड़कर इन्होंने इस घर में दाखिल होने का रास्ता बना लिया। इस घर के अंदर इन्होंने खुदाई का कुछ सामान रखा। जैसे ही रात के 1 बजते ये चारों दोस्त यहाँ आकर खुदाई शुरू कर देते। धीरे धीरे हफ्तों में सुरंग बन रही थी। हर फावड़ा उन्हें तिजोरियों के करीब लेकर जा रहा था। ये सिर्फ जमीन नहीं खोद रहे थे, ये तो बैंक को लूटने का ख्वाब खोद रहे थे। बस अपने उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये चारों दोस्त कड़ी मेहनत कर रहे थे। 40 दिन के बाद इन चारों ने एक ऐसी सुरंग बना दी थी जो अंदर ही अंदर इस वीरान घर के सामने पंजाब नेशनल बैंक से जोड़ती थी। ये सुरंग 100 फुट की थी, जबकि इसकी चौड़ाई 2.5 फुट की थी। बैंक और इस वीरान घर के बीच एक सड़क थी, लेकिन ये सुरंग उस सड़क के भी नीचे से होकर गुजरती थी। इन चारों ने इतनी सफाई से उस सुरंग को बनाया कि किसी को समझ ही नहीं आ पाया कि यहाँ कोई सुरंग भी है। सुरंग का एक सिरा वीरान घर में था तो दूसरा पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर रूम में। 2.5 फुट चौड़ी सुरंग में ये लोग अंदर ही अंदर आसानी से बैंक तक जा सकते थे। सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। बैंक के लॉकर को काटने के लिए रेजर, हथौड़े और दूसरे सामान इस वीरान घर में रख लिए गए थे। राजेश ने अब ये पहले ही तय कर लिया था कि इस बैंक में डकैती किस दिन की जाएगी। इन लोगों ने शनिवार का दिन चुना। वजह थी शनिवार को इन बैंक के ग्राहक सिर्फ 1 बजे तक ही लॉकर को खोल सकते हैं
और उसके अगले दिन यानी रविवार को बैंक बंद रहता है, यानी शनिवार की शाम और रविवार का पूरा दिन इनके पास था। वैसे तो रात ही इन 4 शातिर चोरों के लिए काफी थी। शनिवार की देर रात इन्होंने देश की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया। इस सुरंग के रास्ते बैंक के लॉकर रूम तक गए। इस बैंक में कुल 360 लॉकर थे जो अब सब इनके सामने थे। चारों ने एक एक करके कटर, रेजर, हथौड़े की मदद से बैंक के लॉकर को तोड़ना शुरू किया। लॉकर के अंदर रखे सामान को ये लोग बैग में भर रहे थे। सोने चांदी के जेवर, सोने के बिस्कुट, कैश और दूसरे कीमती सामान जो लोगों ने अपने लॉकरों में रखा था उसे ये अपनी बैग में भर रहे थे। शनिवार को आधी रात में बैंक में ये लूट होती रही। सुबह उजाला होने से पहले ही सुरंग के रास्ते से ये लोग वापस उस वीरान घर में आ गए। फिर वहां से लॉकर से चुराया हुआ सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। अब सोमवार की सुबह जब बैंक खुला तो ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। बाहर से सब कुछ नॉर्मल था। थोड़ी देर बाद जब एक बैंक कर्मचारी लॉकर रूम में घुसा तो वहां का नजारा देखकर हैरान हो गया। कई लॉकर्स के दरवाजे खुले हुए थे। सारे जेवरात और कीमती सामान गायब था। कुछ सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था। दरवाजे के ठीक पास गहरा गड्ढा नजर आ रहा था। बैंक कर्मचारी ने तुरंत मैनेजर को सूचना दी और जब बैंक मैनेजर लॉकर रूम में आया तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। बैंक मैनेजर देवेंद्र मलिक ने पुलिस को इसकी सूचना दी। अब बैंक की चोरी की खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस की टीम बैंक में पहुंची और फिर शुरू हुई कार्रवाई। पुलिस ने उस सुरंग में अंदर की तरफ झांक कर देखा। वहां बहुत अंधेरा था। टॉर्च और लाइट की मदद से कुछ पुलिस वाले उस सुरंग में घुसे तो पता चला कि सुरंग का दूसरा सिरा एक वीरान घर से जाकर खुलता है। वहां पुलिस की टीम पहुंची तो देखा कि उस घर के 2 कमरे मिट्टी से भरे हुए थे। मिट्टी खोद खोद कर इतनी लंबी सुरंग बनाई गई थी। अगर बाहर से देखे तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ एक अंडरग्राउंड रास्ता बना दिया गया है। पुलिस के अनुसार बैंक में सुरक्षा के लिए ना तो किसी तरीके का अलार्म लगाया गया था, ना ही रात को बैंक में किसी सिक्योरिटी गार्ड को तैनात किया गया था। बैंक में दिन में ही सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहता था। बैंक बंद होते ही गार्ड को छुट्टी दे दी जाती थी। बैंक लॉकर का फर्श भी साधारण फर्श से बना हुआ था, जबकि नियमों के अनुसार ये सॉलिड कंक्रीट से बना होना चाहिए था। बैंक के लॉकर रूम में 360 लॉकर हैं। इनमें से 181 से लेकर 270 के सीरियल नंबर वाले लॉकर को ही निशाना बनाया गया। अब आप पूछेंगे क्यों? अब इस क्यों का जवाब और भी जरूरी लगेगा जब ये पता चलेगा कि ये सभी लॉकर शहर की मोटी फर्मों के थे। शहर के अमीर लोग में शुमार लोगों की पूंजी इन लॉकर में बंद थी। बैंक में और भी 271 लॉकर थे। हालांकि वे इतने हाई प्रोफाइल लोगों में नहीं थे, लेकिन इस बारे में चोरों को कैसे पता लगा? चलो, बंद पड़े मकान में सुरंग बनाना शुरू कर दिया गया। कोई शुरू कर भी सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सुरंग का मुंह लॉकर रूम में एग्जैक्ट लोकेशन पर कैसे पहुंचा, वो भी उस स्थिति में जब लॉकर रूम में कई अलमारियां हैं, लेकिन सुरंग का मुंह एक अलमारी के पास खाली जगह में ही बनाया गया। सुरंग निकालने की इतनी एग्जैक्ट लोकेशन चोरों को कैसे पता चली? चोरों ने किस कदर प्लानिंग करके वारदात को अंजाम दिया, ये सिर्फ सुरंग देखकर ही पता लगाया जा सकता है। सुरंग को इतनी सफाई से तैयार किया गया कि किसी को कोई भी शक नहीं हुआ। चारों ने पहले नक्शा तैयार किया कि किस जगह पर पानी की पाइप है और किस जगह पर बैंक की बिल्डिंग के सरिये हैं, लॉकर रूम कहाँ है और कैसे ऊपर की ओर खुदाई करनी है। सुरंग के रास्ते में बैंक की बिल्डिंग के पिलर भी आए, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह सुरंग में पानी की पाइपलाइन, सीवर लाइन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। करोड़ों रुपए की लूट हुई थी तो पूरे देश में सनसनी तो फैलनी ही थी। जिन लोगों के लॉकर लूटे गए उन लोगों ने बैंक के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। दरअसल किसी भी बैंक में लूट होती है और लॉकर से कोई भी सामान चोरी होता है तो उसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जाती। यानी लॉकर में रखा हुआ सामान के बदले बैंक को अपने ग्राहकों को कुछ भी नहीं देना होता है। ऐसी स्थिति में सारा नुकसान ग्राहक का ही होता है। इसी वजह से इस बैंक की लूट के बाद लोगों का गुस्सा बैंक पर फूटा। लॉकर नंबर 181 से 270 के मालिक न्याय की मांग कर रहे थे। उन्होंने बैंक को तुरंत बंद कर दिया और बैंक के बाहर धरने पर बैठ गए। वो सिर्फ मुआवजे की मांग कर रहे थे। पीड़ित तो यहाँ तक कह रहे थे कि ये चोरी बैंक के अंदर के लोगों की मदद के बिना हो ही नहीं सकती। बैंक के कर्मचारी जरूर इसमें शामिल है। और इतनी साफ सफाई से कोई सुरंग कैसे बना सकता है जो पूरे लॉकर रूम में जाकर खुलती है? वहीं उनमें से एक प्रोटेस्टर डी नरवाल
जो बताते थे कि उनका टोटल नुकसान 14 करोड़ रुपए का हुआ है और सभी प्रोटेस्टर कह रहे थे कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो चीफ मिनिस्टर मोहनलाल खट्टर से मिलेंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे। क्या चोरी सच में उन 4 दोस्तों ने की थी या इसका मास्टरमाइंड कोई और था? जानते हैं आगे। अब जाहिर सी बात है, पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर बढ़ रहा था। पुलिस की कई टीम लुटेरों को पकड़ने में लगी हुई थी। जांच के लिए एक एसआईटी टीम गठित की गई थी जिसे गुड़गांव के जॉइंट कमिश्नर विवेक शर्मा लीड कर रहे थे। सबसे पहले उस मकान मालिक का पता लगाया गया जिसके मकान से सुरंग बनाई गई थी। इस शख्स का नाम था महिपाल बनवाला। महिपाल से पूछताछ हुई लेकिन उसने कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो उसने कहा, सर मैं ही अपने घर से सुरंग बनाकर उस बैंक को क्यों लूटूंगा, क्योंकि इससे सारा शक तो मेरे ऊपर ही होगा। अब पुलिस भी काफी कंफ्यूज हो गई कि हाँ ये बात भी सही है। अब तक 48 घंटे हो चुके थे और उन्हें कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन पुलिस ने शक के दायरे में महिपाल के फोन रिकॉर्ड को सर्विलांस में डाल रखा था। अब इसी बीच पुलिस ने बैंक चोरी मामले में आरोपियों की सूचना देने पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी इस 10 लाख रुपए को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। इसी कारण एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि गांव लठ में 2 युवक कल शराब के ठेके पर नशे की हालत पर इसी बैंक चोरी के बारे में बात कर रहे थे। सूचना के बाद पुलिस ने बलराज और सुरेंद्र को अगले दिन ही गांव लठ से अरेस्ट कर लिया। यहाँ पुलिस ने महिपाल के फोन रिकॉर्ड चेक किए जिसमें कुछ संदिग्ध चीजें सामने आई। पिछले कुछ समय से महिपाल को एक नंबर से काफी ज्यादा कॉल आ रही थी और वो नंबर था राजेश का। बस पुलिस को सुराग हाथ लग चुका था कि हो ना हो इसमें महिपाल का हाथ जरूर है। उन दोनों आरोपियों को पकड़ने के बाद सतीश और राजेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ शुरू हुई तो चोरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। राजेश ने बताया कि महिपाल के कहने पर ही उन चोरों ने ये प्लान पर काम किया और इस पूरी साजिश के पीछे महिपाल का हाथ था। उसने ही राजेश को जल्द से जल्द अमीर बनने का प्लान बताया था, जो बाद में राजेश ने अपने दोस्तों को बताया और फिर ये लोग बैंक लूटने को तैयार हो गए। इन पांचों ने बैंक से लूटा हुआ पैसा बैंक से करीब 5 किलोमीटर दूर गोहाना के गांव की एक ईंट के भट्टे में गड्ढे में खोदकर छुपाया था। इन चारों की गिरफ्तारी हुई तो महिपाल को भी पुलिस स्टेशन से बुलावा आ गया, जिसके बाद महिपाल की लाश उनकी ही गाड़ी में मिली। गाड़ी गोहाना पानीपत मार्ग स्थित एक कार एजेंसी के सामने खड़ी थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को गोहाना के सरकारी अस्पताल में भेज दिया। वहीं जब जांच सामने आई तो कहा गया कि उन्होंने जहरीला पदार्थ का सेवन किया है। वहीं सोनीपत के एसपी का कहना था कि जैसे ही आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना महिपाल को मिली, उसने भारी मात्रा में जहरीला पदार्थ का सेवन करके आत्महत्या कर ली। उसे डर था कि आरोपी उसका नाम जरूर लेंगे और जाहिर सी बात है वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। बस इसी के डर से उसने आत्महत्या कर ली। और वहीं एसपी ने यह भी बताया कि महिपाल बनवाला ही पूरी साजिश का कर्ता धर्ता था। लेकिन महिपाल के बेटे राजकुमार का कुछ और ही कहना था। उसने कहा कि उसके पिता को बुधवार रात लगभग 12:30 बजे एसआईटी सोनीपत में बुलाया था और वो रात को ही एसआईटी में गए थे। इसके कुछ देर बाद उसे भी बुलाया गया था। राजकुमार ने आरोप लगाया कि एसआईटी में पुलिस वालों ने उसके पिता के साथ गाली गलौज की थी। राजकुमार के अनुसार पुलिस कर्मियों ने उसे भी बिठा लिया था और गुरुवार शाम को 7 बजे छोड़ा था, और वो भी कागज पर साइन कराकर। राजकुमार के अनुसार पुलिस कर्मियों की बदतमीजी से आहत होने के बाद ही उसके पिता ने आत्महत्या की थी। परिजनों के अनुसार रात करीब 2:30 बजे महिपाल घर वापस आया था। इसके बाद वो सुबह जल्दी घर से निकल गया था। लेकिन इन सभी आरोपों से पुलिस पल्ला झाड़ रही है। पुलिस के अनुसार महिपाल और उसके बेटे को बुलाया तो जरूर गया था, लेकिन वो आए ही नहीं थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल, ये सब किया किसने? सरगना कौन था? वो महिपाल बनवाला जो चोरी के कुछ दिन बाद ही अपनी ही गाड़ी में मरा पाया गया। क्या ये आत्महत्या थी? महिपाल अकेला था या किसी बड़े खेल का मोहरा था, या फिर इसके पीछे कोई और ही था? अब इसका जवाब ना तो मेरे पास है और ना ही पुलिस के पास, लेकिन आप अपनी राय कमेंट में जरूर रख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।